तो मेरे से काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपने इतने कम टाइम में इतनी सारी नॉलेज कैसे गेन की, इतनी बड़ी कम्युनिटी कैसे बनाई, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कैसे कर रहे हो। तो उनको मैं सिंपली ये बताना चाहूंगा कि आज से काफी साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा था कि एक स्मार्ट इंसान वो होता है जो कि एक्सपीरियंस गेन करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, और एक वाइज इंसान वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। तो इसी रीजन की वजह से आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी लर्निंग शेयर करूंगा एक बहुत ही लेजेंडरी म्यूजिशियन की लाइफ से, जिन्होंने नॉट ओनली पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड जीता है बल्कि मल्टीपल ग्रैमीज भी लाए हैं इंडिया के लिए। ही इज नन अदर देन ए.आर. रहमान साहब। सबसे पहली चीज जो मैंने रहमान साहब में देखी है दैट ही इज रियली ग्रेटफुल। मैंने एक चीज देखी कि उनके बहुत सारे इंटरव्यूज में वो बार बार रोजा मूवी का जिक्र करते हैं, जो कि उनकी पहली मूवी थी, उनकी पहली फिल्म का साउंड ट्रैक था जो उन्होंने किया था साल 1992 में। तो वो हर इंटरव्यू में उसको मेंशन करते हैं एंड बताते हैं कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए एंड आज भी वो कितने ज्यादा ग्रेटफुल है कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए मेडिटेशन का मतलब क्या है, तो उनका आंसर सुन के लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज उन्होंने इतना इलैबोरेट आंसर दिया कि मुझे भी लगा कि मेडिटेशन की इससे अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है। उन्होंने सिंपली जवाब दिया कि उनके लिए मेडिटेशन का मतलब है हम्बल होना, अपनी ईगो को किल करना, ज्यादा खाना ना खाना, अपनी लस्ट को छुपा के रखना, किसी भी इलीगल एक्टिविटी का पार्ट ना होना, दूसरे के टुवर्ड्स एम्पैथी दिखाना एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपने फैमिली और टीचर्स को रिस्पेक्ट देना और उनको कभी हर्ट मत करना। दूसरी जो लर्निंग है वो सिंपली है कि लाइफ इज ऑलवेज टू साइडेड। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ जो रहमान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में दिया था। से फॉर एग्जांपल आपकी एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आने वाली है और आप उसके लिए रिहर्सल कर रहे हैं, तो जब आप रोज प्रैक्टिस पे जाएंगे तो हो सकता है आपको उतना पुश ना मिले, हो सकता है काफी बार आपको वो चीज टफ लगे, आपका मन ना करे वो चीज करने का, लेकिन द मोमेंट आप परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पे चढ़ते हैं तो वहां पे आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो जाती है और इवन काफी बार तो ऐसा होता है दैट आप आधा एक घंटा एक्स्ट्रा परफॉर्म कर देते हो। तो वो चीज क्यों होती है? वो चीज इसलिए होती है बिकॉज वहां पे परफॉर्मेंस के वक्त भी एनर्जीज का एक्सचेंज हो रहा होता है। आप लोगों के लिए परफॉर्म करते हो, लोग आपको प्यार देते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको और ज्यादा एनर्जी देता है और ज्यादा मोटिवेट करता है परफॉर्म करने को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है और मेरे को ये लगता है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है इन वीडियोस से और मेरे को ऐसे और वीडियोस बनाने चाहिए आप लोगों के लिए। तो वही सेम जो चीज है वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में वैलिड है। सबसे पहले आप अकेले स्टार्ट ऑफ करते हो, अकेले सारी चीजें करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप लोग एक चीज रियलाइज करोगे कि फिर अप्स और डाउन्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। कभी आप एकदम हाई एनर्जी पे होते हो, कभी आपके एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं और वहाँ पे ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिससे आप वो चीजें शेयर कर सको, जिससे सॉर्ट ऑफ आपको मोटिवेशन मिले और आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे चले जाते हो और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चालू कर देते हो। वेराज जैसे जैसे आप टीम बनाना शुरू करते हो, जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती है, तो कभी हो सकता है आपका मन ना भी करे काम करने का, कभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा लेस मोटिवेटेड फील करो, तो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ सकते हो और वहां पे कहीं ना कहीं डिस्कशन कर सकते हो। वहां पे एनर्जीज का एक्सचेंज होता है और आपको एक चीज रियलाइज होती है कि अब आप काम अपने लिए नहीं कर रहे सिर्फ, बिकॉज आपके पास एक पूरी टीम है। अब आप एक टीम का इंटीग्रल पार्ट हो और सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा और पुश मिलता है काम करने के लिए। इससे आप एक और चीज सीख सकते हो कि आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो आपको इस तरह से नहीं देखना है कि ये चीज मैं अपने लिए कर रहा हूँ। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाना बना रहा हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो अपने लिए कर रहा हूँ, अपने चैनल पे डालूंगा। रादर आपका जो पर्पस है वो काफी बड़ा होना चाहिए, जैसे कि मेरे को अपने म्यूजिक के थ्रू लोगों को हील करना है, जैसे मुझे पर्सनली अपने ट्यूटोरियल्स के थ्रू, अपने कोर्सेज के थ्रू लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को इतना केपेबल बनाना है कि वो खुद से एक प्रोफेशनल आउटपुट निकाल पाए और उनको हजारों और लाखों रुपए ना खर्च करने पड़े म्यूजिक स्टूडियोज में गाना बनवाने के लिए। तो इन शॉर्ट जब आपका पर्पस बड़ा होता है उतना ही ज्यादा आपको पुश मिलता है, उतना ही ज्यादा बड़े आप टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। तीसरी लर्निंग जो है वो सिंपली ये है कि ईगो इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि ईगो हमारे लिए अच्छी नहीं है। बेसिकली किसी ऐसी जिद पे अड़ना ब्लाइंडली बिना किसी लॉजिक के, वो चीज आपको आगे ले जाने से रोक सकती है और ये ईगो आपको छोटे छोटे डिसीजंस में दिखेगी, जैसे कि मैं तो यही प्लगइन यूज करूंगा वोकल्स पे, या मैं इसी सैंपल पैक से गाने बनाऊंगा, या फिर मैं सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल से नॉलेज गेन करूंगा, मैं इसके अलावा और किसी के वीडियोस नहीं देखूंगा। सारे यूट्यूब चैनल्स के जाके वीडियोस देखिए और सबसे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करिए और देखिए कि आपके लिए क्या काम करता है। तो आई नो ये सॉर्ट ऑफ मेरे लिए एक नेगेटिव प्रमोशन है, लेकिन सच बताऊं तो मैंने कभी भी इस चीज को बिजनेस की तरह देखा ही नहीं है। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस सोसाइटी में उतना करूँ। बाकी तो डेफिनेटली इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। चौथी जो लर्निंग है वो बेसिकली एक सवाल था जो रहमान साहब से पूछा गया था उनके एक इंटरव्यू में, और वो सवाल सिंपली ये था कि रहमान साहब ऑडियंस को किस तरह से देखते हैं, उनको क्या लगता है कि ऑडियंस को क्या चीज पसंद है, क्या चीज मार्केट में चलेगी, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने लिमिटेड नंबर ऑफ रिलीजेस में इतने सारे हिट गाने दिए हैं कि उनके जो सक्सीड करने की
प्रोबेबिलिटी है उसके आसपास तो कोई भी नहीं है। तो रहमान साहब ने इसका सिंपली जवाब ये दिया कि लोगों को अपना कल्चर वापस नहीं चाहिए। बेसिकली उनको वो कल्चरल म्यूजिक, उनको वो रीजनल म्यूजिक नहीं चाहिए, रादर उनको एक फ्रेश मेलोडी चाहिए, उनको एक ऐसी धुन चाहिए जिसको वो गुनगुना सकते हैं, जो कैची भी हो। एट द सेम टाइम उनको एक रिलेटेबल स्टोरी चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने स्पॉटिफाई पे जो टॉप 3 गाने चल रहे थे उनको रिव्यू किया था। तो उन 3 गानों में से भी 2 गाने जो थे वो हार्ट ब्रेक के ऊपर थे और वो इतने ज्यादा इंटेंस थे कि उनके रिलीज होते ही मेरे को पता चल गया था कि वो टॉप 10 तो जरूर आएंगे। एट द सेम टाइम रहमान साहब ने ये भी बताया कि जो वेस्ट का कल्चर है, जो भी वेस्टर्न म्यूजिक है, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है हमारे इंडियन कल्चर से। और कुछ ऐसी चीजें जो उनको वेस्ट के कल्चर में काफी अच्छी लगी वो सिंपली ये थी कि वो टेक्निकलिटीज पे काफी फोकस करते हैं, वो बारीकियों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। प्लस वहाँ पे जो डायरेक्टर और कंपोजर का रिलेशन होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। बिकॉज हमारे बॉलीवुड में काफी बार जो एक्टर्स होते हैं वही फिल्म के प्रोड्यूसर्स होते हैं, वही पैसा लगाते हैं मूवी में। तो काफी बार ऐसा होता है कि जब कंपोजर बैठ के गाना बना रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में एक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपने इनपुट्स देने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज एकदम गलत है, बट कहीं ना कहीं काफी सारे कंपोजर्स से बात करने के बाद मेरे को एक चीज पता लगी कि उनको अगर अपनी स्पेस दे दी जाए, उनको अपनी क्रिएटिव फ्रीडम दे दी जाए तो कहीं ना कहीं वो और बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। और इसी के साथ 5वीं लर्निंग जो हम लोग ले सकते हैं रहमान साहब से, दैट इज सिंपली कि हमेशा अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से सीखें, उनसे नॉलेज गेन करें, चाहे वो आपके मेंटोर हो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे वो आपके बड़े भाई हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, या चाहे आपका डिस्कॉर्ड पे मिला हुआ दोस्त हो। जिस भी इंसान में आपको लगता है आपसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोशिश करें उससे कुछ ना कुछ सीखने की। बिकॉज अगर आप हर टॉप के इंसान से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी गेन करें, थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी ले लें, तो आप कहीं ना कहीं सबके बेस्ट वर्जन बन जाओगे। और वही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से मैं इतने कम समय में इतनी सारी चीजें देख पाया, इतना सारा काम कर पाया। यहाँ पे रहमान साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर की थी। जब वो एक सीनियर म्यूजिक कंपोजर के साथ काम कर रहे थे जिनका नाम है शेखर कपूर जी, तो जब उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, जब उन्होंने अपना गाना भेजा उनको, तभी सिंपली शेखर जी ने उनको ये बोला कि एक काम करो, इस गाने से सारी रिदम हटा दो और इसको एक्पेला बना दो। तो रहमान साहब काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो ये सोचने लगे कि मैंने इतनी मेहनत से रिदम डिजाइन किया है, इतना समय लगाया वो ग्रूव बनाने में, और ये मुझे बोल रहे हैं कि उसको रिमूव कर दो। तो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हुए रहमान साहब ने जब वो ग्रूव रिमूव करके उनको भेजा, सारी रिदम हटा दी और जो एक्पेला वर्जन था उसको भेज दिया, और जैसे ही वो गाना रिलीज हुआ तो वो एक सुपर हिट ट्रैक निकला। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और ये भी मेरे को बताना कि अगले पार्ट में मैं कौन से आर्टिस्ट को कवर करूं। ऑल द वेरी बेस्ट। दीपू जी क्या हो गया दीपू जी को? दीदी जी का हो गया? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? देखो काफी टाइम बाद राइट आर्मी से मिल रहे हो आप। वो देखो, वो देखो, वो देखो, राइट आर्मी देख रही है, वो देखो राइट आर्मी देख रही है। माय नेम इज डीबी। मैं इनको बहुत परेशान करता रहता हूँ।